छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में विभिन्न निगम मंडल बोर्ड में अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी गई है। वहीं छत्तीसगढ़ आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में विकास मरकाम को नवाजा है। विकास मरकाम ने पदभार ग्रहण करते ही साधना न्यूज की टीम से चर्चा करते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड के माध्यम से राज्य के बस्तर एवं सरगुजा संभाग में औषधि पादप को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि औषधि पौधों में बहुत से गुण होते हैं। इनके साथ ही बेहतर आमदनी के लिए औषधि पादपों के रोपण को बढ़ावा देने की जरूरत है। बस्तर एवं सरगुजा के साथ धमतरी में भी इसकी अपार संभावनाएं हैं। बोर्ड को इस दिशा में और अधिक कार्य करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में हमारे बैगा, गुनिया और वैद्य आदिम समय में से वन औषधि की पहचान कर लोगों का इलाज करते हैं। ऐसे हमारे छत्तीसगढ़ के स्थानीय परंपरा स्वास्थ्य को पादप बोर्ड के माध्यम से संरक्षण एवं संवर्धन के लिए बेहतर कार्य करेंगे। उद्देश्य किस तरह से है इस विभाग का? आदिवासी मूल निवासी रहते हैं, उनकी जो परंपराएं हैं स्वास्थ्य संबंधी परंपराएं, उन स्वास्थ्य संबंधी परंपराओं को संरक्षित करना। निगम मंडल का जब लिस्ट जारी हुआ तो क्या आपको पता था कि यही विभाग मिल रहा है आपको? बिल्कुल नहीं जी, क्योंकि कभी इस इंटरेस्ट कभी ये मेरा सब्जेक्ट नहीं रहा जी। आदिवासी युवाएं, काफी जो युवा हैं वो बेरोजगार हैं, उनको स्वरोजगार से जोड़ने के लिए इस विभाग के माध्यम से किस तरह से प्रयास आप कराएगा? आदिवासी ही नहीं, समस्त युवाओं को औषधि के इस पारंपरिक ज्ञान और औषधि पौधों पर आधारित रोजगार से जोड़ें। आने वाले वर्षों में इस बोर्ड को आप किस स्थिति में देखना चाहते हैं? पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण करे, बल्कि उसे वैश्विक स्तर पर एक पहचान दिलाने का भी मेरा प्रयास रहेगा। नक्सली खात्मा का काम भी सरकार कर रही है। लगातार जो है बस्तर क्षेत्रों में नक्सली जो है मुख्य धारा की ओर वापस आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार की नीति रही है, यदि कोई शांति वार्ता करना चाहता है, शांति से कोई आके बातचीत करना चाहता है तो उसका स्वागत है। लेकिन आप बंदूक लेके चलेंगे साथ में और कहेंगे कि हमको शांति वार्ता करना है, तो बंदूक का जवाब बंदूक से ही दिया जाएगा, बंदूक का जवाब शांति से नहीं दिया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं ललित, संभागीय ब्यूरो। एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का साधना न्यूज पर बहुत स्वागत है। और आज हम एक खास शख्सियत के माध्यम से बेहद ही खास मेहमान से रूबरू होंगे, विकास मरकाम जी से, जो अध्यक्ष है छत्तीसगढ़ आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड का। हाल पे ही 2 दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री ने पदभार ग्रहण करवाया है। हम सबसे पहले आपका साधना न्यूज पर बहुत स्वागत करते हैं साहब। धन्यवाद और बधाई भी देते हैं, क्योंकि काफी अहम पद से आपको सीएम साहब ने नवाजा है और अब पदभार ग्रहण कर चुके हैं। सबसे पहले हम चर्चा को विस्तार देंगे, उससे पहले आपके निजी जीवन के बारे में भी जानना चाहेंगे। आपका जन्म कहां से हुआ और शिक्षा दीक्षा कहां से हुई साहब? जन्म यहीं रायपुर में हुआ जी। दादाजी मगरलोड क्षेत्र से यहाँ कमाने कहने के लिए रायपुर आ गए थे, तो पैतृक रूप से रायपुर ही रहना हुआ। प्रारंभिक शिक्षा, कॉलेज की शिक्षा सभी यही रायपुर से हुआ। क्योंकि बचपन से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़ाव था, तो उसके कारण राजनीतिक तरफ आना हुआ और भारतीय जनता पार्टी में इस तरीके से पदार्पण हुआ जी। चूंकि छत्तीसगढ़ आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि विभाग आपका है पादप बोर्ड का, किस तरह का उद्देश्य है सर उसको भी समझेंगे, क्योंकि काफी लंबा नाम है। उद्देश्य किस तरह से है इस विभाग का? छत्तीसगढ़ आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा जी एवं औषधि पादप बोर्ड जी, नाम से ही आपको विदित होगा कि छत्तीसगढ़ में जो आदिवासी मूल निवासी रहते हैं, उनकी जो परंपराएं हैं स्वास्थ्य संबंधी परंपराएं, उन स्वास्थ्य संबंधी परंपराओं को संरक्षित करना, उनको और आगे बढ़ावा देना, और उसी प्रकार जो वो इलाज करते हैं, जो हमारे वैद्य हैं, बैगा हैं, वो जो जड़ी बूटियों से इलाज करते हैं, उन जड़ी बूटियों का भी औषधि पादप बोर्ड के माध्यम से उनका संरक्षण करना, उनका संवर्धन करना, उनको ट्रेनिंग कर देना, ये सब काम हमारे इस बोर्ड का है।
मरकाम साहब, मतलब इसका मतलब ये समझे कि जो पश्चात समय में जो उपचार हुआ करता था वो इस विभाग के माध्यम से उनको सहेजने का काम किया जा रहा है, संरक्षण का काम किया जा रहा है। निश्चित रूप से आपको ध्यान होगा कि पूर्व में भी जो छत्तीसगढ़ का ये क्षेत्र है, ये छत्तीसगढ़ का ये क्षेत्र हमारा ऐसे वैद्य राज लोगों से भरा हुआ है। अनेक असाध्य बीमारियों का इलाज हमारे इस क्षेत्र के वैद्य राज लोग करते हैं। पिछले साल ही हमारे नारायणपुर क्षेत्र के हेमराज मांझी जी, जिनको पद्मश्री मिला, उनके बारे में कहा जाता है कि वो कैंसर जैसी असाध्य बीमारियों का जड़ी बूटी के माध्यम से, आयुर्वेद की दवाओं के माध्यम से वो इलाज करते हैं। और उनके इस विधा को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उस विधा को पकड़ा और उनको आज पद्मश्री से नवाजा। प्राथमिकता क्या रहेगी साहब आपके आने के बाद? मेरी जो प्राथमिकता है वो प्राथमिकता आदिवासी समाज के जो पारंपरिक औषधि ज्ञान है जी, इस औषधि ज्ञान को सहेजना, उसका वैज्ञानिक तरीके से दस्तावेजीकरण करना और हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उन पीढ़ियों तक इस ज्ञान को पहुंचाना है जी। हम औषधि पौधों की पहचान कर उनका संरक्षण करें और उसको खेती के रूप में भी, आज जो है जंगलों में जो जड़ी बूटी है उसका हम उपयोग कर पा रहे हैं, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि हम अपने कृषक भाइयों से बातचीत करके उसको खेती के रूप में भी हम बढ़ावा दें, ताकि ये ज्ञान न केवल जीवित रहे बल्कि स्थानीय लोगों के रोजगार का भी एक साधन बने। जी, निगम मंडल का जब लिस्ट जारी हुआ तो क्या आपको पता था कि यही विभाग मिल रहा है आपको? बिल्कुल नहीं जी, क्योंकि कभी इस इंटरेस्ट का भी ये मेरा सब्जेक्ट नहीं रहा जी। आप लोगों से तो मैं पूर्व परिचित हूं, आप लोग जानते हैं कि ट्राइबल क्षेत्र में संवैधानिक चीजों के बारे में ही मेरा अध्ययन ज्यादा रहा है जी। नया फील्ड है, लेकिन चूंकि आदिवासी हूं और आदिवासी परंपराओं से अवगत हूं जी, तो बहुत मजा आएगा काम करने में, आनंद आएगा। क्योंकि आप जिस जिले से आते हैं, धमतरी जिले से, मगललोट विधानसभा, सिहाव विधानसभा क्षेत्र से, केरेगांव में भी काफी जो बैगा जनजाति की जो क्षेत्र लोग हैं वो आज भी इलाज करते हैं और औषधि क्षेत्र से केरेगांव और सोंडूर मेचका से शनिवार को जब वहां मार्केट होता है तो वहां लगाते हैं, लेकिन आज तक उसको सुविधाएं नहीं मिल पाए उन लोगों को। उनके लिए किस तरह से प्रयासरत रहेंगे आप? वाकई धमतरी का जो हमारा सिहावा नगरी का जो क्षेत्र है, हमारा जो मगरलोट का क्षेत्र है, वो पारंपरिक वैद्य राजों का ही क्षेत्र रहा है जी। मैं आपको, आप केरेगांव की बात बता रहे थे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिंहपुर के पास एक बूटीगढ़ का क्षेत्र है। जी जी जी। वो बूटीगढ़ जो है जड़ी बूटियों के लिए फेमस रहा है जी। बताते हैं कि बस्तर के राजा महाराजा जब युद्ध करते थे तो उनके सैनिक घायल हुआ करते थे, तो उनको इलाज के लिए बूटीगढ़ लाया जाता था। और बूटीगढ़ में आज भी वैसे जड़ी बूटी उपलब्ध हैं जिनसे हड्डियों को जोड़ा जा सकता है, त्वचा की कोई बीमारी हो उसका इलाज किया जा सकता है, रक्त की बीमारी हो उसका इलाज किया जा सकता है। मैं इस बोर्ड के से प्रयास करूंगा कि ये जो हमारी परंपरा थी उसको हम फिर से सुरक्षित करें और उसको वैज्ञानिक आधार पे उसको और बढ़ावा दें। वैद्य राज लोगों को भी हम सुविधा प्रदान करें, उनकी ट्रेनिंग कराएं, उनको ट्रेनिंग देके, आज उनके पास ट्रेनिंग का अभाव है, उनके पास प्रमाण पत्र नहीं होता। कई बार बहुत सारे लोग उनको परेशान करते हैं कि आप अवैधानिक रूप से चिकित्सा कर रहे हैं करके। तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम उनकी ट्रेनिंग कराएं, ट्रेनिंग कराने के बाद वैज्ञानिक तरीके से वो चिकित्सा करें और उनको प्रमाण पत्र प्रदान करें। निश्चित रूप से जिस बूटीगढ़ के बारे में साहब आप चर्चा कर रहे थे, वहां का मैं एक बार स्टोरी किया था। काफी औषधि वहां आज भी पाए जाते हैं और वहां से वैद्य राज जो लोग हैं, स्थानीय वैद्य राज लोग हैं, वो बूटी और जड़ी बूटी आज भी लाते हैं। एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे है, आप आदिवासी समाज के गौरव हैं और आदिवासी युवाएं, काफी जो युवा हैं वो बेरोजगार हैं, उनको स्वरोजगार से जोड़ने के लिए इस विभाग के माध्यम से किस तरह से प्रयास आपका रहेगा? निश्चित रूप से हमारी योजना है कि हम छत्तीसगढ़ के हमारे आदिवासी ही नहीं, समस्त युवाओं को
औषधि के इस पारंपरिक ज्ञान और औषधि पौधों पर आधारित रोजगार से जोड़ें, उनको हम औषधि पादप के कृषक के रूप में हम उनको उन्नत करें। हम इस दिशा में प्रशिक्षण का कार्यक्रम शुरू करेंगे, जहां युवाओं को औषधि पौधों की पहचान, संरक्षण, खेती और वैल्यू एडिशन की संपूर्ण जानकारी, मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। और साथ ही साथ हम स्टार्टअप नीति के तहत आदिवासी क्षेत्रों में जहां अधिकतर ये जड़ी बूटी पाए जाते हैं, वहां स्थानीय स्तर पर छोटे छोटे उद्यमों को प्रोत्साहित करने की हम योजना बनाएंगे, जैसे हर्बल उत्पाद बनाना, उनका पैकेजिंग करना, उनकी मार्केटिंग करना, ऑनलाइन बिक्री करना, ये सब काम हम आने वाले समय में करेंगे, जिससे हमारे युवा स्वरोजगार से जुड़ेंगे। जी, आने वाले वर्षों में इस बोर्ड को आप किस स्थिति में देखना चाहते हैं? दीर्घकालीन स्थिति आप किस तरह से देखना चाहते हैं? आने वाले वर्षों में, आने वाले दिनों में मैं अपने इस आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा और औषधि पादप बोर्ड को ऐसा सशक्त संस्थान बनने देखना चाहता हूं, जो न केवल पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण करे, बल्कि उसे वैश्विक स्तर पर एक पहचान दिलाने का भी मेरा प्रयास रहेगा। मेरी दीर्घकालीन दृष्टि यही है कि छत्तीसगढ़ औषधि पौधों और आदिवासी चिकित्सा पद्धति के क्षेत्र में एक मॉडल राज्य बने। आज भी छत्तीसगढ़ को हम हर्बल स्टेट के रूप में जानते हैं, उसको हम आदिवासी चिकित्सा पद्धति के रूप में भी एक मॉडल स्टेट के रूप में हम विकसित करें, जहां परंपरा, विज्ञान और रोजगार तीनों का संतुलन हो। जी, छत्तीसगढ़ में भाजपा की शायद सरकार को 1.5 वर्ष लगभग पूरे हो गए हैं, और इस 1.5 वर्ष में मोदी की गारंटी, साय की गारंटी लगातार पूरी होती दिखाई दे रही है। आप इस गारंटियों को किस तरह से देखते हैं साहब? माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जब सरकार बना, जी, उस समय आपने देखा किसान परेशान थे, व्यवसायी परेशान थे, युवा परेशान थे, भ्रष्टाचार का इतना बोलबाला था कि कोई भी नौकरी बगैर भ्रष्टाचार के नहीं मिलती थी। जी, लेकिन जब से मोदी जी ने अपनी गारंटी दी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, माननीय विष्णुदेव साय जी हमारे मुखिया बने, तो आज एक बदलाव 1.5 साल में हमको देखने को मिल रहा है। जी, हमारी सरकार आने से पहले जो मोदी गारंटी के रूप में जो वादे किए थे, आज 80% वादे हमने पूरा किया। चाहे महतारी वंदन की बात हो, आज 15 किस्त हम महतारी वंदन के दे चुके हैं। चाहे किसानों को 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान, 21 क्विंटल धान 1 एकड़ में खरीदने की बात हो, वो वादा हमने पूरा किया। 2 साल का बोनस किसान का, जो कि किसान स्वयं भूल चुके थे, उस बोनस को हमने देने का काम किया। आदिवासी क्षेत्रों में हमारे आदिवासी भाइयों का जो तेंदुपत्ता था, जो कांग्रेस की सरकार 4000 रुपए में खरीदती थी और उसके बोनस को नहीं देती थी, हमने वादा किया था कि हम 5500 रुपए प्रति मानक बोरा में तेंदुपत्ता खरीदेंगे। हमने 5500 रुपए मानक बोरा में तेंदुपत्ता खरीदना प्रारंभ किया, और इस प्रकार एक अच्छा माहौल छत्तीसगढ़ में हमने बनाया। आज सभी लोग खुशहाल हैं, चाहे वो युवा हों, युवाओं को हमने नौकरी देना चालू किया। पीएससी की जो परीक्षाएं हो रही है, वो पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ, पारदर्शिता के साथ वो परीक्षाएं हो रही है, कोई शिकायत अब हमको नहीं प्राप्त हो रही है। तो सभी क्षेत्रों में हमने एक संतुलित विकास करने का काम किया है। 1.5 साल में हमने और एक बड़ी उपलब्धि बस्तर के क्षेत्र में हासिल की। बस्तर का क्षेत्र, जो कि केवल और केवल नक्सलवाद के लिए जाना जाता था, आज हमने नक्सलवाद की कमर तोड़कर रख दी है। आज नक्सली जो है वो शांति वार्ता की भीख मांग रहे हैं सरकार से, यही स्थिति हमने पैदा कर दी, और वहां बस्तर के क्षेत्र में विकास की बयार हम लोगों ने बहाई है। ये 1.5 सालों में विकास का भूतपूर्व काम यहां पे हुए हैं। मतलब ये कहा जाए कि शायद सरकार के साथ विकास मरकाम जी अब विकास की गंगा बहाएंगे। निश्चित रूप से मैं भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूं। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति ही यही रही है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इसी टैगलाइन को लेके छत्तीसगढ़ में हम काम करेंगे। मरकाम साहब, एक महत्वपूर्ण योजना सरकार ने शुरुआत की, महतारी वंदन योजना, जिन्होंने सरकार बदल दी, और सरकार बदलने के बाद 1.5 सालों में जो बचे महिलाएं थे वो बजट में फिर से शामिल किया गया, और अब लगभग 100% महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल पा रहा है। हर माह 1000 रुपए, साल का 12000 रुपए सरकार दे रही है पूरे विभाग के साथ। निश्चित रूप से
छत्तीसगढ़ की महिलाओं के खाते में इस महीने 15वीं किस्त डाली गई है। महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए सिर्फ एक आर्थिक सहायता नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता और सम्मान का प्रतीक बन गया है। इससे घर की मुखिया को निर्णय लेने की ताकत मिली है। बच्चों के पढ़ाई, पोषण की व्यवस्था और परिवार के जरूरतों में उनका योगदान बढ़ा है। ये योजना महिलाओं को सहभागी नहीं बल्कि उनको परिवार में निर्णायक बनाने की एक भूमिका लेकर आया है। जी, और एक योजना और है जिसको सरकार ने शुरुआत की, रामलला योजना, जिनके माध्यम से छत्तीसगढ़ के जितने भी वरिष्ठ लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो विभिन्न जितने भी धार्मिक स्थलों का जो घूमकर आ पा रहे हैं वहां से, और इसके वजह से सरकार ने एक स्पेशल ट्रेन भी तैयार की है और इसका लाभ लगातार लोग बाग ले पा रहे हैं। बिल्कुल, रामलला दर्शन योजना जो है वो केवल एक धार्मिक योजना नहीं है जी, वो हमारे लिए एक सांस्कृतिक पहचान को बनाने और सांस्कृतिक पहचान को बढ़ाने वाली योजना है। क्योंकि राम जो है वो हिंदुस्तान की संस्कृति से जुड़े हुए भगवान का नाम है। आज वो योजना, रामलला दर्शन की जो योजना चालू हुई है, उससे लोग कितने खुश हैं उसको एक उदाहरण से आपको समझाना चाहता हूं। कोरबा का एक किसान दंपत्ति द्वारका और रामाबाई, जो कभी अपने गांव से बाहर जाने के बारे में नहीं सोचा करते थे, इस योजना के तहत वो लोग जब अयोध्या गए तो उन्होंने बताया कि ट्रेन में भजन कीर्तन का माहौल, मंदिर का भव्य दर्शन और सरकार द्वारा दी गई जो सुविधाएं थी वो उनके लिए यादगार और अविस्मरणीय था। ऐसे हजारों परिवार, खासकर गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार, जो आज इस योजना से न केवल हमारे उस धार्मिक धरोहर की दर्शन कर रहे हैं बल्कि सामाजिक और समरसता, आध्यात्मिक शांति का भी वो सब अनुभव कर रहे हैं। नक्सली खात्मा का काम भी सरकार कर रही है। लगातार जो है बस्तर क्षेत्रों में नक्सली जो है मुख्य धारा की ओर वापस आ रहे हैं, आत्मसमर्पण कर रहे हैं, और अमित शाह ने डेडलाइन भी दिया है जिससे अब अगर आप जो नक्सली है वो आत्मसमर्पण नहीं करेंगे तो फिर वो मौत को गले लगाने को तैयार है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की, हमारी सरकार की नीति रही है कि यदि कोई शांति वार्ता करना चाहता है, शांति से कोई आके बातचीत करना चाहता है तो उसका स्वागत है। लेकिन आप बंदूक लेके चलेंगे साथ में और कहेंगे कि हमको शांति वार्ता करना है, तो बंदूक का जवाब बंदूक से ही दिया जाएगा, बंदूक का जवाब शांति से नहीं दिया जाएगा। यदि आप वास्तव में शांति वार्ता करना चाहते हैं तो आप बंदूक त्यागें, आप आए सामने, आपका स्वागत किया जाएगा। लगभग आदिवासी भाई बहन की मौत हुई है मुठभेड़ में, दुख होती है। निश्चित रूप से बहुत दुख होता है कि हमारे बस्तर जैसे, जहां विकास की अपार संभावना है, पर्यटन की अपार संभावना है, ऐसे क्षेत्र को नक्सलवाद का कोढ़ जो है वो लग गया। नक्सली जो है हमारे उन अबोध आदिवासी भाइयों को निशाना बना के रखे, उनको अपना ढाल बना के रखे। आपको बताना चाहता हूं, यही नक्सली हैं जी, जो हमारे उस बस्तर के क्षेत्र में विकास के लिए रोड़ा चाहते थे जी। वो ये नहीं चाहते कि वहां पे पक्की सड़कें बने, वो ये नहीं चाहते कि वहां पर स्कूल कॉलेज बने, वो ये नहीं चाहते कि वहां रोजगार के साधन वहां पे पैदा हों जी। इन सब पे वो रोड़ा अटका के रखे थे और उसके कारण उस क्षेत्र का विकास रुका हुआ था जी। जब उस क्षेत्र से, बस्तर के अंदरूनी क्षेत्रों से जब नक्सलवाद का सफाया हो जाएगा तो आप देखिएगा कि कितने प्रतिभाशाली बच्चे वहां से निकलेंगे, चाहे खेलकूद का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो। इन सभी क्षेत्रों में आप देखिएगा कि एक से एक दिग्गज उन क्षेत्रों से आके निकलेंगे। अभी वो जरूर दिग्भ्रमित हैं, उनको दिग्भ्रमित नक्सलियों ने किया है। जब उनका भ्रम समाप्त होगा तो निश्चित रूप से उनकी जो उन्नति होगी वो आप और हम देखेंगे। और वाकई छत्तीसगढ़ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बदलने लगा है, तस्वीर बदलने लगी है और भारतमाला जैसे परियोजना का विस्तार छत्तीसगढ़ में हो रहा है। बिल्कुल, भारतमाला परियोजना जो कि रायपुर से विशाखापट्टनम की ओर जाएगी, विशाखापट्टनम जो कि हमारा एक औद्योगिक हब है, वहां पर वो पोर्ट है, उस पोर्ट के माध्यम से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी काम जो होगा हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों को उससे भी सहायता मिलेगी और
विदेशों में भी जो लोग जाके व्यापार करना चाहते हैं उसका फायदा हमारे छत्तीसगढ़ के नागरिकों को होगा। इस इंटरव्यू के माध्यम से मैं आपको कुछ बातें ध्यान आकर्षण कराना चाहूंगा। जो धमतरी जिले में भारतमाला जो सड़कें बनी हैं उसमें लाखों पेड़ काटे गए साहब, लेकिन उसका पूर्ति अभी तक नहीं हो पाया है। तो इसके लिए किस तरह से सरकार तक इस बात को पहुंचाकर क्षतिपूर्ति करवाएंगे? वाकई विकास जब होता है तो कहीं न कहीं पर्यावरण को उसका नुकसान भी होता है। सरकार के ध्यान में ये सब बातें हैं और हमारे जो केंद्रीय सड़क मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने कहा भी है कि जहां जहां एनएच बन रहे हैं, जहां जहां भारतमाला प्रोजेक्ट बन रहे हैं, उनके किनारे किनारे में सघन वृक्षारोपण किया जाएगा। उसकी भरपाई जो है वो हम वृक्षारोपण करके करेंगे। जी, आयुर्वेदाचार्य जो वैद्य हैं, उपचार करते हैं, उनके लिए किस तरह से मैसेज इस इंटरव्यू के माध्यम से छोड़ना चाहेंगे? क्योंकि अभी तक उन्होंने जितने भी वैद्य लोग हैं, हम जब उनसे मिलते हैं, टकराते हैं, तो सरकार के ऊपर भरोसा नहीं रहता, लेकिन आपके आने के बाद भरोसा उन लोगों का बन रहा है। मैं कुछ लोगों से मिला जब आप पदभार ग्रहण कर रहे थे उसी दिन, तो उनका कहना है कि अब हमारे भाई विकास मरकाम आ गए हैं, हमको उम्मीद है। इस उम्मीदों पर किस तरह से खरा उतरेंगे? निश्चित रूप से अभी चाहे बस्तर का क्षेत्र हो, चाहे सरगुजा का क्षेत्र हो, हमारे जो विशारद वैद्यराज लोग हैं वो लोग अपनी सेवा दे रहे हैं। उनमें से अधिकतम लोग हमारे आदिवासी समाज से हैं, क्योंकि मैं भी आदिवासी समाज से हूं, परंपराओं को जानता हूं, इसलिए उनका विश्वास मुझ पर है। उनका जो विश्वास है उस विश्वास पर मैं खरा उतरूंगा। और मैंने आपको पहले भी बताया और अभी फिर वापस दोहराता हूं कि मैं अपने जो वैद्यराज हैं, जो हमारे विशारद हैं, उनको एक ट्रेनिंग के माध्यम से उनकी जो चिकित्सा पद्धति है उसका कैसे वैज्ञानिकीकरण हो उस पर हम काम करेंगे। उनको हम प्रमाण पत्र देंगे ताकि वो बेहिचक इलाज कर सकें और बिना डर के वो इलाज कर सकें। भय के कारण आज वो अपना पूरा जो उनको देना चाहिए 100%, वो 100% वो दे नहीं पा रहे हैं। लेकिन जब उनकी ट्रेनिंग हो जाएगी, वैज्ञानिक आधार पे जब उनको चिकित्सा पद्धति चालू होगी, तो अपना 100% वो देंगे और बहुत सारे असाध्य बीमारियों का इलाज वो कर पाएंगे। साहब, आप बोर्ड के अध्यक्ष बन गए, आपके कई साथी मंत्री नहीं बन पाए हैं, कैसे देखते हैं इसको आप? उनको काफी दुख भी हो रहा है। समय आएगा तो सभी चीजें होंगी जी, समय का इंतजार तो करना पड़ता है जी। तो हम छत्तीसगढ़ आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं विकास मरकाम जी, उनसे लगातार हम चर्चा कर रहे थे। वो एक कृषक भी है, मगललोड सिहावा विधानसभा क्षेत्र से उनका स्थानीय निवास होता है और रायपुर में निवास करके वो तमाम हर वर्ग के लोगों के लिए वो मोदी की गारंटी, विष्णुदेव साय के सुशासन को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और अब महत्वपूर्ण जिम्मेदारी फिर से मिल गया है और वो पूरे कमर कसते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने विभाग के साथ हर वर्ग के लोगों को सेवा देने के लिए। कैमरा पर्सन सोनल के साथ साधना न्यूज के लिए ललित।